participants for this presentation, and this presentation is exclusively for infection control preparation for the PHC visit. तो सबसे पहले आपको खुशामदीद और I have best wishes for your hospital, and this is not your hospital, it is mine hospital. So I am part of this hospital. तकरीबन this is my 8th visit in this hospital. तो आज का मकसद सिर्फ ये है कि आपको प्रिपेयर करना है इन्फेक्शन कंट्रोल के जो कॉमन क्वेश्चन हैं. अब होता यह है कि जब PHC का आवाज़ आपको आ रही है ना, हाँ जी, जब आपका हॉस्पिटल का जो विज़िट होता है ना, वो इंटरव्यू करते हैं किसी एक बंदे से, उनके पास टाइम इतना नहीं होता. अब वो एक बंदा कौन होगा, XYZ कोई भी होगा. अगर उसने सही जवाब बता दिया तो हॉस्पिटल गेट 100%, अगर उसने जवाब ना दिया तो 0. तो 99% स्टाफ जिनको पता होगा वो हमारा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. इस वजह से जो बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो मेरा मकसद ये है कि आप सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए, चाहे आपका जो हायर लेवल का स्टाफ है, लोअर लेवल का स्टाफ है. ये जो सवाल है वो इतने कॉमन है कि हर बंदे को ये क्वेश्चन आने चाहिए. तो पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं. ये किसी एक करोड़ के पूछ के बता देंगे, या पता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशंस होती हैं कि जो आपने हर सूरत में अडॉप्ट करनी है, चाहे आपके किसी पेशेंट के स्टेटस का पता हो या ना हो. ये नहीं है कि पेशेंट अगर कोई HIV का पेशेंट है तो हाँ जनाब अपने मास्क, गाउन, ग्लव्स जी पहले. अब 99% लोगों की स्क्रीनिंग, किसी की स्क्रीनिंग होती नहीं, हो सकता है वो पॉजिटिव हो. तो जो प्रिकॉशंस आपने लेनी है वो इररेस्पेक्टिव टू द इन्फेक्शन स्टेटस लेना है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट खांस रहा है, खांसी आ रही है उसको, तो आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होगी उसमें, आप बताएं. मास्क पहन लें, आप खुद मास्क पहन लें, ज़्यादा खांस है उसको मास्क दे दें 10. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इंप्लीमेंट. अब ये नहीं पता कि उसको खांसी वैसे भी एलर्जी है, इन्फेक्शन है या कोई चीज़ भी है, तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इज द प्रिकॉशंस टेकन बाय द स्टाफ इररेस्पेक्टिव टू द इन्फेक्शन स्टेटस ऑफ द पेशेंट. ठीक है. अब ये क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो मैं अब इस वक्त बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन आंसर बना के मैंने कुछ लोगों आपको सुमान साहब आपको भेज दिए. आपने पूरे हॉस्पिटल जो स्टाफ है ना, क्लिनिकल नर्सेज की, डॉक्टर्स की, इवन डॉक्टर्स की जो आपके ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें. शेयर है तो अब सबको ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, विद आंसर है. ये अगर आप पूरे स्टाफ को आ जाए तो हमारा जो राउंड का स्कोर है वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो अब जब स्कोरिंग करते हैं ना, वो दोनों को रखते हैं कि पॉलिसी है, ठीक है, वो अपने पास रिकॉर्ड लें. इम्प्लीमेंटेशन है तो रिकॉर्ड कर दे. इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आपको 100% मिलेंगे, नहीं तो पॉलिसी होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, आधे नंबर दे देंगे. तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वजह से क्वेश्चन आपके हर बंदे के, आप जब राउंड पे करें, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग का है, आप अपने राउंड करें, सारी नर्सिंग के पास पे देखेंगे आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि अब हार्ड कापी तो हर के पास नहीं होती ना. ये हार्ड कापी का मैं रिकमेंड करूँगा, व्हाट्सएप पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें. जब आप राउंड करें तो उस वक्त देखेंगे आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल के क्वेश्चन कहाँ हैं. आप उनके पास, जब क्वेश्चन आपके पास आपके सेल फोन में होंगे तो आप जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं. अच्छा, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस इन योर हॉस्पिटल. अच्छा, अब ये क्वेश्चन, मेरा सेशन जो है ना, ये मैं सिर्फ लेक्चर दे के नहीं चला जाऊँगा. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस कमरे के अंदर जो भी बैठे हुए हैं सबको इनके आंसर्स का पता चल जाना चाहिए. दे शुड नो व्हाट दे हैव लर्न. ठीक है. तो अब अभी आप सेल फोन में देखें आपके पास आ गए कि नहीं आ गए, क्वेश्चन आ गए कि नहीं, ज़रा चेक करें. अभी डिस्ट्रीब्यूट करें जिसके पास नहीं पहुंचा, ताकि आप उसको देखते भी रहें, ताकि आपको पता भी चलता रहे. हार्ड कापी भी आप बाद में अगर करना चाहें तो कर लें, लेकिन सेल फोन आपके सबके पास होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, हॉस्पिटल में कितनी तरह की, ये इंटरैक्टिव एक्शन है, लेक्चर है तो आपने खुद बातचीत भी करनी है, मुझे बताना भी है. कितनी टाइप्स की आइसोलेशन प्रिकॉशन होती हैं. 3 टाइप्स. कौन कौन सी. और एयरबॉर्न. गुड. अच्छा, अब ये है कि कॉन्टैक्ट में, एयरबॉर्न में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, मैं आपको बता. ये कौन सी प्रिकॉशन है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस वो होती हैं कि अब इसकी बैक साइड पे सारी डिजीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर या जो भी हमारी प्रैक्टिसिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेनली जो कॉन्टैक्ट में आती हैं वो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो है मर्सा है, एसिडिटोबैक्टर है, जो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है वो आ जाते हैं. अब इसकी पॉलिसी क्या है, जो ही ये कल्चर की रिपोर्ट आए, चाहे हमारी लैब से आए या बाहर की किसी लैब से आए, जब नर्स को पता चल जाए, ट्रीटिंग नर्स को, कि ये मल्टी ड्रग है, इमीडिएटली दे इनिशिएट द आइसोलेशन प्रिकॉशंस. वेरी सिंपल. कार्ड आपके पास बने हुए हैं कि नहीं, बने हुए हैं, सारी नर्सिंग स्टेशन पे अवेलेबल हैं. आपके कंप्यूटर के और उनके डेस्कटॉप पे भी ये होने चाहिए, ये अवेलेबल होना. ये आइसोलेशन कार्ड दरवाजे के ऊपर लगा दें और एक ट्रॉली रखें बाहर दरवाजे के. उसमें 2 चीज़ें रखनी है आपने. क्या क्या चीज़ें रखनी है, ग्लव्स और गाउन होकर रखने. जो भी पेशेंट्स को अटेंड करने जाएगा, नर्स जाएगी, डॉक्टर जाएगा, जो भी जाएगा, उन्होंने क्या करना है, 2 ग्लव्स पहनने हैं, गाउन पहनना है और जाके पेशेंट को अटेंड करना है. पेशेंट को अटेंड करने के बाद जब वापस आएंगे फिर क्या करना है, इनको कहाँ फेंकना है, हाँ येलो में डालना है. किस जगह, बिफोर लीविंग द पेशेंट्स रूम. बाहर भी नहीं उतारना,
पेशेंट के करीब भी नहीं उतारना। तो एक डस्टबिन जो है ना, चाहे बेशक आइसोलेशन में हो, तो उस डस्टबिन को आप पेशेंट के करीब की बजाय उसको दरवाजे के करीब कर दें, ताकि जो स्टाफ है वो बाहर जाते से पहले ही ये सारी चीज़ें उतार के बाहर चला जाए, ताकि बाहर जब जाए तो उसके पास नीट एंड क्लीन चीज़ें हो। और अल्कोहल बॉटल जो है ना वो भूलना नहीं है। जब भी कोई पीपीई पहनते हैं, अल्कोहल बॉटल, अल्कोहल से हैंड सैनिटाइजर ज़रूर करते हैं। तो बाहर जो है ना क्या क्या चीज़ें रखनी है आपने, ग्लव्स, गॉन और अल्कोहल की बॉटल। पहले अल्कोहल से हैंड सैनिटाइज करें, उसके बाद फिर आपने वो चीज़ें पहननी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर है ड्रॉपलेट। अच्छा, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस किस लिए होती हैं? एक दो डिजीज़ के नाम बताएं। कोविड इज़ मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब कोविड नहीं है तो आजकल कोई भी फ्लू हो सकता है पेशेंट्स को, सीजनल फ्लू हो सकता है। तो ये इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं? सर्जिकल मास्क। और कॉर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? रेड कलर। रेड कलर का कॉर्ड जो है ना वो बाहर लगाएं। सर्जिकल मास्क, चूँकि आजकल कोरोना की वजह से पोस्ट कोरोना जो है ना एक्सरसाइज चल रही है, अभी तक मास्क आप लोग पहन के रखते हैं, तो मास्क पहने और गो टू द पेशेंट्स रूम, कंप्लीट योर प्रोसेस एंड कम बैक विद द मास्क। मास्क जो है ना एज पर पॉलिसी आइसोलेशन पीरियड का मास्क अंदर ही उतार के फिर बाहर आना है। वही वाला मास्क जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन वाला है, वो मास्क लेके बाहर नहीं आना। जस्ट बिफोर लिविंग द पेशेंट रूम डस्टबिन डालें और बाहर आ जाए। ठीक है, ये है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। अच्छा, अब एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। एयरबॉर्न प्रिकॉशंस की कोई एक एग्जांपल बताएं। ट्यूबरक्लोसिस टॉप मोस्ट, सारे को बोलना नहीं चाहिए। टीबीएस द मोस्ट, बाकी मीजल मम्प इसमें भी करते हैं, लेकिन टीबीएस द फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? N95 मास्क स्टाफ ने पहनना है और पेशेंट को कहाँ रखना है? आइसोलेशन नेगेटिव प्रेशर रूम में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रिकॉशंस हैं। अब चूँकि नेगेटिव प्रेशर हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहरिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। लेकिन उनको हमने अल्टरनेटिव बताना है कि अगर आ जाए पेशेंट तो हम क्या करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसा रूम बताएं जिसका AC जो है सेपरेट AC हो, सेंट्रल ना हो। ऐसा रूम आप मुझे बताएं सलमान साहब। इंडिपेंडेंट AC है, एक्सीलेंट। तो जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सिंगल रूम विद सेपरेट AC है, उसको हम एज ए नेगेटिव प्रेशर रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप विंडो को थोड़ा सा खोल दें, टाइटली क्लोज नहीं रखना, थोड़ा सा विंडो को खोल दें। उसका AC जो है ना, उसकी एग्जॉस्ट उसको डायरेक्टली, और एग्जॉस्ट भी तो सेंट्रल नहीं ना होगा, एग्जॉस्ट भी सेपरेट होगा। एग्जॉस्ट भी सेपरेट है, AC भी सेपरेट है, विंडो को खोल दें। और जो स्टाफ है वो N95 मास्क पहने। सो दिस विल बी एन अल्टरनेटिव ऑफ द नेगेटिव प्रेशर रूम। तो आपने पॉलिसी के अंदर ये चीज़ लिखनी है, नेगेटिव प्रेशर रूम नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास है नहीं। तो आप नेगेटिव प्रेशर लिखेंगे, वो कहेंगे हाँ जी कहाँ है नेगेटिव प्रेशर रूम। तो जो भी पॉलिसी बनाए उसके अंदर ये अल्टरनेटिव लिखेंगे, वी डोंट हैव नेगेटिव प्रेशर रूम बट वी आर यूजिंग एज रिकमेंडेड बाय द इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। ओपन द स्माइल विंडो, सेंट्रल सेपरेट AC, सेपरेट एग्जॉस्ट, स्टाफ शुड वियर N95 मास्क। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये है कि पेशेंट को आपने ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द हॉस्पिटल। एक पेशेंट है आइसोलेशन रूम में, अब उसने आपको किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजना है या लेबॉर्ट्री में भेजना है या किसी और इन्वेस्टिगेशन, कोई अल्ट्रासाउंड करवाना है या कोई और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजना है, तो उसकी प्रिकॉशन, उसका प्रोटोकॉल क्या है? उसका प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले जो ट्रीटिंग नर्स है उसकी ड्यूटी है कि वो कॉल करे टेलीफोन पे कि जी मैं एक पेशेंट भेज रही हूँ, उसका नाम फला फला है, आपके डिपार्टमेंट में आ रहा है, वो अंडर कंटैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशन, ताकि वो कंटैक्ट आइसोलेशन की चीज़ें जो है ना वो अपने पास रखे कि उनके ग्लव्स और गॉन उनके पास रेडी हो, स्टाफ उन्होंने ये चीज़ें पहनी हो। पेशेंट की जब आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, पेशेंट को थोड़ा सा कवर कर दें, अगर कोई डिस्चार्ज है कोई चीज़ है तो उसको कवर कर दें, बेडशीट डाल दें या कोई चीज़ डाल दें। स्टाफ ने जो है ना कॉन्टैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताएं? गाउन और नहीं कॉन्टैक्ट ग्लव्स और जो भी स्टाफ उसके साथ है कंपनी कर रहा है उसने ये ग्लव्स और गाउन पहना हो, पेशेंट कवर्ड हो, अगर उसका कोई वुंड शूड है, हमारा ऐसे का वुंड है, कोई चीज़ कवर्ड हो, पेशेंट जाएगा। तो ये इसकी पॉलिसी है कि ट्रांसपोर्टेशन। वो सवाल पूछेंगे या क्या आइसोलेशन पे आ गया तो उसने जो ना CT स्कैन के लिए जाना है तो कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? हाँ जी, हाँ उसका कार्ड भी एक जो है ना लगा दें। ये किसने बोला है? किसने बोला है? इसको ताली बजाओ इसके लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। तो उसमें यह कि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी उसका कार्ड लगा होना चाहिए ताकि जब जाए पेशेंट इस जगह पे उसको पता हो कि ये जो है ना पेशेंट अंडर कंटैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशन है। ठीक है, इसी तरह ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट वाले पेशेंट को आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसने क्या पहना होता है? सर्जिकल मास्क पहनना है और वो इसी तरह उसको पहले आपने इन्फॉर्म कर देना है। एयरबॉर्न का है, एयरबॉर्न में आपने एक एहतियात करनी है, स्टाफ ने N95 और पेशेंट ने सर्जिकल मास्क। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, पेशेंट को मास्क पहना हो, चाहे वो उसको डिस्कम्फर्ट फील करे तो और बात है, अगर पेशेंट नॉर्मल है, ब्रीदिंग में उसको कोई इशू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उसको जो है ना सर्जिकल मास्क बना के रखें।
अच्छा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, अच्छा यूजुअली जब सर्वे होता है ना तो उसमें एक सीनियर सर्वेयर होता है और एक उसके साथ असिस्टेंट होते हैं। वो जो सीनियर सर्वेयर है वो उसको काम में कहता है डॉक्टर साहब उधर उधर जाओ, उस वार्ड में 2-3 लड़कों से पूछ के आओ कि 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन क्या होता है। तो वो किसी को भेजेगा, वो ऐसे बातचीत में पूछे हाँ जी 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होती है। वो एक्चुअली वो स्कोरिंग होती है, वो पूरी टीम के साथ नहीं आता विजिट के बाद, वो इंडिविजुअल भी आ सकता है। वो बैठे बैठे वो टीम को किसी डॉक्टर को भेजा जरा ये चीज़ देख के आओ, क्योंकि जब स्कोरिंग करते हैं ना उनके पास पॉइंट होते हैं, हैंड हाइजीन का पॉइंट है। जो मैंने ये भूल गया था तो ये अब जो विजिट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि विजिट कंप्लीट हो गया। 3 दिन आपने फुल अलर्ट रहना है, किसी वक्त भी आ सकते हैं। और टाइम पीरियड मैंने सुबह भी सलमान साहब को बता दिया है, तो उनका 3 बजे नहीं होता, उनका 5-6 बजे तक होता है। आप अपना माइंड बना लें, एक विजिट हो गया है वो दे आर नॉट फ्री। आप अगर कोई इमरजेंसी है कि जाना है तो किसी दूसरे सीनियर को वहाँ पे डिप्यूट करके जाएंगे कोई चीज़। तो बार बार चीज़ें पूछते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, तो ये आपने फुली अलर्ट रहना है इसका। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, अब इसमें तस्वीर आ गई है, आपने रिपीट करना है। सबसे पहले कौन सी है? बिफोर टचिंग द पेशेंट। दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, एक तो ये उस वक्त थोड़ा सा खोल के देखना थोड़ा मुश्किल होता है और वो एक्सेप्ट जो बहुत अच्छा हो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भी आप देख के भी बता रहे हैं, लेकिन देख के बताएंगे तो स्कोर नहीं करेंगे वो। तो याद करना है आपने। अब उसके याद करने का तरीका ये है कि 2 बिफोर 3 आफ्टर। 2 बिफोर कौन कौन से? आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट एक्सपोजर बॉडी फ्लूइड, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग इस वजह से है कि जब पेशेंट एक बेड पे है ना तो उसका जो 1 आर्म डिस्टेंस होता है ना, पूरा एरिया एक हाथ का, वो कंटेमिनेटेड होता है। उसमें जो पेशेंट खांसता है, थूकता है, बातचीत करता है, तो सारी सीक्रेशन उस एरिया में भी टच करेंगे तो वो आपका। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन वो पूछेगा 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। अब वो आपने जो है ना, जो स्टाफ जो गलती करते हैं वो फ़ौरन फिर हाथ बनना शुरू कर देते हैं, जी ये बस 5 मूवमेंट। ये 5 मूवमेंट नहीं है, ये हैंड हाइजीन टेक्निक है, प्रोसीजर है, लेकिन 5 मूवमेंट्स ये है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये है ना हैंड वॉशिंग में एक 2-3 चरा होते हैं कि एक सोप एंड वाटर है, एक अल्कोहल है। सोप एंड वाटर आप कब करेंगे, अल्कोहल कब करेंगे, ये बता दें। हाँ, देन यू शुड यूज़ हैंड सैनिटाइजर जब भी आपने रूटीन, क्योंकि जब हाथ पे कोई डस्ट डार्ट लगी हुई है तो अल्कोहल उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, हाथ धोना ही पड़ता है। तो ये इस तरह का। अब हैंड वॉशिंग टेक्निक जो है ना वो दोनों के लिए सेम है, अल्कोहल के लिए भी, सोप के लिए भी, लेकिन ड्यूरेशन में फ़र्क है, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये टेक्निक है सोप एंड वाटर की। अच्छा, सोप एंड वाटर की जो है ना ये है कि आपने सिंक पे जाना है, अपने हैंड योर वेट करने हैं, सोप लेना है, सोप लेके आपने सोप आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एक अगर इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी 1 पोश लेने हैं, वरना 2 पोश मैक्सिमम। उसके बाद हाथ में लगेंगे, उसके बाद झाग बनानी। अब सब लोग मेरे साथ करें, सब लोग जो भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये है, अब ये सोप लिया, अब झाग बना रहे हैं ये, ठीक है। अब ये झाग बने, अब स्टेप आप शुरू होंगे, राइट ओवर द लेफ्ट, हाँ जी, देन लेफ्ट ओवर द राइट, देन पाम टू पाम, ये इंटरलेसिंग फिंगर्स, फिर इसको बेंड करें, इंटरलॉक, फिर दूसरा इंटरलॉक, फिर थंब, फिर दूसरा थंब, फिर सर्कुलर। अब सर्कुलर में 5 दफ़ा राउंड और आखिरी तक 5 जो है ना ऊपर नीचे, फिर ये 5 इस दफ़ा, ये ऊपर नीचे लोग नहीं करते, लेकिन इस वजह से अगर थोड़े बहुत अगर नेल ट्रिम नहीं है तो अल्कोहल नाखून के अंदर भी चला जाता है, तो बेनिफिट हो जाता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। ये हैंड सेफ हो गए, क्लियर होगी बात। अब ये तो पिक्चर है किसकी है, सोप एंड वाटर। इसमें ड्यूरेशन कितना है, 40 to 60 सेकेंड। अगर हम अल्कोहल यूज़ करेंगे ड्यूरेशन आधा हो जाएगा, आधा कितना होगा, 20 to 30 सेकेंड। अच्छा, PPE। अच्छा, आपके जो है पिछली दफ़ा भुट्टा का विजिट हुआ था, उसमें एक कमेंट आया कि स्टाफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट द PPE। तो प्लीज़ PPE का एक तो मतलब समझ लें। PPE मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, एनीथिंग यू आर वियरिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन, सो दिस इज PPE। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। आप हेड से शुरू करें, हेड कैप, गॉगल्स, मास्क, गाउन, शू कवर्स, वट एवर यू आर यूजिंग फॉर योर प्रोटेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड PPE। वेरी सिंपल। फिर अप्रोप्रिएट PPE भी होते हैं, हर हिसाब से आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब यह है कि डोनिंग एंड डॉफिंग। और डोनिंग का क्या मतलब है, वियरिंग का PPE। डॉफिंग का क्या मतलब है, रिमूविंग ऑफ द PPE। अब डोने का PPE में सबसे पहला स्टेप क्या है, गाउन पहन। हैंड सैनिटाइजर इज मस्ट। जितने भी PPE पहनेंगे आपने पहनते वक्त हाथ धोना है और उसको उतारते वक्त भी हर स्टेप पे हाथ धोना है। पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है, गाउन। दूसरे नंबर पर क्या है, मास्क। तीसरे नंबर पर क्या है, गॉगल। चौथे नंबर पर क्या है, ग्लव्स। अब इनको याद करने की सीक्वेंस में लोग गलती करते हैं, स्टाफ कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सर्वेयर सामने हो तो परेशान भी हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था। पिछले लेक्चर किसने अटेंड किया था,
मैंने कोई टेक्निक बताई थी कुछ? यस सर। हाँ, कुछ क्या था वो? सर उसमें आपने हेड से स्टार्ट किया था और कुछ इस तरह की एक्टिविटी, ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटी में अब वो एक्टिविटी जो है ना साहब बाकी सब लोग भूल गए शायद या किसी ने अटेंड नहीं की, तो ये एक्टिविटी फनी एक्टिविटी है, लेकिन ये याद रखने का बेहतरीन तरीका है। अगर ये आपको याद, ये मेरी एक्टिविटी याद रह जाएगी तो आपकी डोनेक जो है ना 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं एक्शन करता हूँ, आपने मुझे देखना है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? गाउन। याद हो गया? इट इज़ वेरी सिंपल। सब लोग बैठे बैठे करेगा, करें कुछ नहीं, चीज़ें याद हो जाएगी ना। क्लियर हो गया? आप भूलने का कोई चांस नहीं है, ना किसी को भूलेगा कोई, ठीक है? तो ये है डॉनिंग। अब डॉफिंग में आप जो हाईली इन्फेक्टेड है वो सबसे पहले उतारना है। कौन सा होगा? सबसे ग्लव्स को सबसे पहले फेंके, ठीक है? उसके बाद हाथ धोए। फिर क्या करना है? गॉगल्स के ऊपर गॉगल्स रखी होती है वो उतार दे, फिर हाथ धोए। फिर क्या करें? नहीं, सीक्वेंस। गाउन उतारें। गाउन को ऐसे तरीके से फोल्ड करके ऐसे यूं करके उसको फेंकना है ताकि आपकी बॉडी से दूर। लास्ट में क्या करना है? मास्क यूं उतार के मास्क को ऐसे ऐसे हिला के उसको फेंकना है, ठीक है? तो ये मास्क के उतारने के डॉनिंग एंड डॉफिंग। ज़्यादातर वो डॉनिंग ही पूछते हैं कि डॉनिंग की टेक्निक्स बताएं, तो वो आपको आनी चाहिए। डॉफिंग में जो प्रिंसिपल है वो जो सबसे गंदा पार्ट है पहले उतारे, हाथ धोए, फिर उसके बाद उससे कम गॉगल्स में जो कम होता है उसको उतारे, फिर गाउन को, लास्ट में जो है ना मास्क होता है, ठीक हो गया? तो ये हो गया डॉनिंग एंड डॉफिंग। डॉनिंग का मतलब वियरिंग ऑफ मास्क, डॉफिंग चलो जी। अच्छा जी, आपके हॉस्पिटल में वेस्ट कितना है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट इन योर हॉस्पिटल? वो हर एक से पूछेंगे, हर जगह पूछेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे तो हाउसकीपिंग हर एक से पूछेंगे कितने टाइप का वेस्ट है। हमारे पास इस वक्त जो है ना 5 टाइप के वेस्ट है, ठीक है? सबसे पहले है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या है? आपको आप में से कोई बताया कि इन्फेक्शियस वेस्ट में क्या क्या चीज़ें डालते हैं? पेशेंट रिलेटेड एनीथिंग, ये कोई सवाल नहीं है। एनीथिंग तो वो उसके जेब में से रुमाल होगा वो भी तो उसका ही होगा। ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, कोई सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, कोई ड्रेनेज, ड्रेसिंग, आईवी सेट, इस तरह की चीज़, जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल होगा, जो भी पेशेंट रिलेटेड इन्फेक्शियस मटेरियल होगा वो उसके अंदर डालेंगे। अच्छा, आपने इसकी लिस्ट बनाई हुई है जो मैंने एक दफ़ा भेजी थी आपको, हॉट कॉपी और लेमिनेटेड की, कि हर टैग्स बने हुए, हर एक पे इन्फेक्शियस लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको तो उनका स्टैंडर्ड है कि लगाओ, जनरल वेस्ट पे जनरल वेस्ट लिखाओ, इन्फेक्शन वेस्ट पे इन्फेक्शन वेस्ट लिखाओ, और आप फार्मास्यूटिकल वेस्ट है फार्मास्यूटिकल वेस्ट लिखें। एनाटॉमिकल वेस्ट का डब्बा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सिंपली एक बैग है, वो उसके अंदर आपने रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है? अच्छा, अब जो है ना जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको कौन हैंडल करता है? हाउसकीपिंग वाले करते हैं या मेडिकल वेस्ट वाले करते हैं? ये यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट है। आपने जितने भी SOPs बनानी है जहाँ पे वेस्ट का आएगा ना, ये हमारे मेडिकल वेस्ट वाले सेपरेट है, वो मेडिकल वेस्ट हैंडलर्स कहते हैं उनको। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई, अब हाउसकीपिंग भी सेम यूनिफॉर्म है आपकी येलो, तो पता कैसे चलेगा ये मेडिकल वेस्ट हैंडलर है या वो है? जैकेट दी हुई है, तो अभी जैकेट है आपके पास? पहन के आ जाओ, अभी लेक्चर हो रहा है तो लेक्चर में हम दिखाओ। तो उन्होंने जैकेट पहनी होगी, तो हमारे हॉस्पिटल में तो हाउसकीपिंग वाले जो है ना इस तरह की ब्लू यूनिफॉर्म है उनकी, आइडेंटिफाई येलो जो आएगा वो पहनेगा। अगर जहाँ पे यूनिफॉर्म सारी येलो है तो एटलीस्ट जैकेट पहनी होगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएगी मेडिकल वेस्ट हैंडलर है। मेडिकल वेस्ट हैंडलर जो यूनिट्स में जाएगा, इन्होंने का पॉलिसी ये है कि इनको पता होना चाहिए कि वेस्ट कहाँ से आ रहा है, किस जगह जा रहा है। वेस्ट में सुबह भी मीटिंग बताया था कि हम टेम्परेरी स्टोरेज नहीं करते, डायरेक्टली डस्टबिन खाली होगा, मेडिकल वेस्ट हैंडल लेके मेडिकल वेस्ट स्टोरेज रूम में होगा, और पेशेंट्स का एलिवेटर, जो पेशेंट का एलिवेटर वो नहीं यूज़ करेंगे, एक रैम्प ट्रैक होगा, वो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, वो आपसे नहीं पूछेंगे। जनरली आपने पूछना ये है कि हमारी जो वेस्ट है टेम्परेरी स्टोरेज नहीं है, तो 3 शिफ्ट में मेडिकल वेस्ट हैंडल आते हैं, वेस्ट लेके बाहर एक रूम है उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है? तो फर्दर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या है। अब आपसे सवाल छिड़ रही होगा कि इन्फेक्शियस वेस्ट में क्या डालते हैं। अच्छा, जनरल वेस्ट में क्या डालते हैं? कोई रैपर, गत्ता, ग्लास, सिरिंजेस के पैकेट, खाने पीने की चीज़ें, जो भी चीज़ होगी वो उसके अंदर जाएगी। जनरल वेस्ट में लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरा एनाटॉमिकल वेस्ट है। एनाटॉमिकल वेस्ट की हम रिसेंटली पॉलिसी शुरू की है, बिफोर होटा विजिट। अब ये पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन कंट्रोल वाले जो है ना नोट कर लें, सिस्टर शायद आप प्लीज़ नोट करें और वो भी नोट करें कि ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आपने पॉलिसी में लिखनी है। पहले वो रिव्यू करेंगे, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, एनाटॉमिकल वेस्ट की पॉलिसी ये है, सबको पता होना चाहिए कि ये हमने 2 फ्रिज रखे हुए हैं, एक OT के अंदर, एक लेबर वार्ड के अंदर। जो भी प्लेसेंटा होगा उसके अंदर उसको रेड प्लास्टिक बैग में डाल के उसकी स्टिकर लगा के उसके आइडेंटिफिकेशन पेशेंट का किसका है क्या है लगा देंगे। उसके बाद एक रजिस्टर उनके पास होगा, मेंटेन किया होगा। जो ही हमारी एक्सटर्नल कंपनी आएगी उसी वक्त मेडिकल वेस्ट हैंडलर दोनों जगह पे वेस्ट ये प्लेसेंटा लेके उसका वजन करके तो कंपनी के हैंड ओवर करते हैं। ये पॉलिसी है। ये एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं बताओ जोर से? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और प्लेसेंटा। और OT वाले नोट कर लें, ह्यूमन बॉडी पार्ट का रजिस्टर भी वो चेक करते हैं कि कोई पार्ट है कि नहीं। पेशेंट के हैंड ओवर मेरे ख्याल में तो ठीक है, जो रिसीव करते हैं डिमांड है, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको कंपनी के हैंड ओवर करते हैं ताकि उनका बरी हो जाए।
पेशेंट के हैंड ओवर ऑन देयर रिक्वेस्ट करते हैं ताकि कोई पेशेंट चल बोला कि हमारी पॉलिसी नहीं है। अच्छा एक वेस्ट आ गया शार्प। अच्छा शार्प में क्या चीज़, शार्प बॉक्स में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? हाँ जी। अच्छा इससे पहले ये डिसाइड कर लें कि आप सिरिंजेस कैसे डिस्पोज करेंगे। डू नॉट रिकैप, डू नॉट बेंड, डू नॉट कट, नो रिकैपिंग, नो कटिंग, नो बेंडिंग। वो जो है ना सिरिंज को जो टाइट करके रख देते हैं मेडिसिन, नो कैप में सिंगल यूज़। आप पेशेंट को मेडिसिन दें आईवी लाइन के, सिरिंज को एज इट इज़ शॉप बॉक्स में डाल दें, ठीक है। अब ये अगर किसी किस्म का कोई पीएचसी के दौरान सलमान साहब कोई ऐसा कोई बंदा कोई अड़ियल किस्म का कोई आ जाए, आपने रेफरेंस देना है इन्फेक्शन कंट्रोल का। इन्फेक्शन कंट्रोल ने डिसाइड किया, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ने डिसाइड किया कि ये इस तरह हो रहा है। और हमारी बहरिया की पूरी टीम है। नहीं उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है। हाँ मैं जवाब दूंगा उसका। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं है और हमारे जो हमारे पूरे बैरिया के इन्फेक्शन कंट्रोल के हेड हैं उन्होंने पीएससी से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। उनकी मीटिंग भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। जब उनका नेक्स्ट मैनुअल बनेगा उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी और वो एग्री कर रहे हैं। सीडीसी आपको यही कह रही है, नेशनल पॉलिसी एनआईएच वाली यही कह रही है और जितने भी WHO वाले भी कर रहे हैं। हमने वही पॉलिसी इस वक्त लाहौर की जो बड़ी हॉस्पिटल हैं, PKLI है, शौकत खान है, जितने भी आगा खान है, किसी हॉस्पिटल में कटिंग नहीं है। कट करने और ना करने के रीज़न ये होते हैं जब कट करते हैं ना, इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान में क्लोज्ड कंटेनर अवेलेबल नहीं है, डब्बे हैं। अब यूँ होता है कि डब्बे अवेलेबल नहीं होते, ढकना खोलते हैं सारी सिरिंजेस बाहर, फिर वो एक एक चुनते हैं फिर उसको। तो ये इस वजह से जो है ना वो बहुत डेंजरस है। कटिंग के दौरान भी आपको इंजरी हो सकती है, बॉक्स को जब रीफिल करते हैं उस वक्त भी इंजरी हो सकती है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम है। उन्होंने सर्वे किए हुए हैं कि नंबर ऑफ नीडल्स टेक इंजरीज इंक्रीज इफ यू आर स्टार्टिंग द कटिंग सिस्टम। सिर्फ एक सेफ्टी है कि भाई रीयूज ना हो। तो आप कंपनी को हम कितने पैसे देते हैं, कितने पैसे जाते हैं हमारी कंपनी के, लाखों के हिसाब से जा रहे हैं। हम किस लिए देते हैं? इसलिए कि भाई हमारी जो वेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन करें। अगर गवर्नमेंट को इतना इतराज़ है तो गवर्नमेंट वाले खुद अपनी इंस्पेक्शन टीम बनाएं कि वेस्ट इधर उधर नहीं हो रहा। हमारी जिम्मेदार, हमने पैसे दिए, हमसे सर्विसेज लिए। हमारा इस वक्त हॉस्पिटल में सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि हमारे स्टाफ जो है वो सेफ और सिक्योर रहे, उनको मल्टीपल इंजरीज इस तरह की चीज़ ना हो। हाँ जी। डेंटल टूथ एक्सट्रैक्शन, इसमें टूथ इज डेड, दिस इज नॉट ए लाइव पार्टिकल। टूथ को आप 2 वजह से कर सकते हैं। अगर उसमें बाज़ औक़ात किसी ने फिलिंग कराई होती है ना, मरकरी की जो फिलिंग होती है वो होता है, उसकी एक अलहदा केमिकल डिस्पोजल होती है, उसमें डिफरेंट पॉलिसीज होती है। डेंटल इसमें इंक्लूड ना करें, डेंटल को इन्फेक्शन वेस्ट में डाल दें अनटिल एंड अनलेस देयर इज मरकरी फिल्ड टूथ। उसकी पॉलिसी है वो केमिकल वेस्ट में आती है। तो केमिकल या रेडिएशन वेस्ट में आती है, उसका एक लंबी हिस्ट्री है, वो हमने स्टार्ट नहीं करनी। एज सिंपल डेंटल डिपार्टमेंट डेंटल एक्सट्रैक्शन होती है, उसको इन्फेक्शन वेस्ट में डाल दें। अच्छा एक रह गया फार्मास्यूटिकल वेस्ट। अच्छा इस दीजिए आप, क्योंकि उसमें नीडल लगी होती है ना, वो तो इन्फेक्शन वेस्ट में कट क्यों करेंगे? सिर्फ नीडल काटनी है ना आपने, नीडल शार्प में चली जाएगी। इन्फेक्शन वेस्ट नहीं नहीं, कटिंग क्यों करें? सिर्फ नीडल का पार्ट काट दें, उसके बाद उसको बांध देते हैं या कट कर दें, उसके बाद उसको जनरेट। हाँ इन्फेक्शन में चला गया। सिर्फ ये होता है कि जब काटते वक्त उसकी सिक्योर करें, उसकी लंबी सारी ट्यूब्स होती है ना, अलग हो गई। बाकी जो पार्ट है उसको आपने टाई करके तो नहीं 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 कोई कटिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ नीडल पार्ट काट के उधर देना है, बाकी उसको सिक्योर करें, टाई करें, जो भी करना है इन्फेक्शन वेस्ट में डाल दें। ठीक है ये भी अगेन इट इज़ गुड क्वेश्चन। अब इसमें यह था कि सिर्फ ये नहीं है, इसमें बहुत सारी ICU के अंदर सक्शन बॉटल्स आती हैं, उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे? या जब लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारा ब्लड आता है, उसको कहाँ फेंकेंगे? उसका जो सोल्यूशन है उसको डर्टी सिंक के अंदर डालें, फ्लश करें, दैट्स इट। अब डर्टी सिंक डेडिकेटेड है। हमने तो हॉस्पिटल में एक पेशेंट का वॉशरूम को 2 वॉशरूम थे और थिएटर के बाहर एक वॉशरूम हमने डर्टी सिंक बना दिया, एक पेशेंट के रख दिया। वो हम पूरे OT जो है ना सेफ हो गया। जो भी सक्शन बॉटल आती है, कोई चीज़ आती है, सिंक के अंदर डालते हैं, फ्लश करते हैं, बाहर उसके टॉयलेट के अंदर लिख दिया गया डर्टी सिंक। तो आप जो है ना इसका पॉलिसी जो है ना अपने HOD से इनसे डिस्कस करके ना, एज पर PHC इज कंसर्न यू शुड सिंपली से दैट वी आर यूजिंग डर्टी सिंक एंड फ्लश, दैट्स इट। बाकी उसको इन्फेक्शन वेस्ट में नहीं डालना है और कहीं नहीं डालना। उसको डिसइंफेक्ट करने का, हाँ उसके डिस्पोजल से भी पहले एक सोडियम हाइपोक्लोराइड एक सोल्यूशन होता है, क्लोरोक्स जिसके नाम से कहते हैं, वो उसकी डिल्यूशन के हिसाब से 1.1 लीटर के अंदर 10 ml उसके अंदर वो डाल दें। आपका क्वेश्चन क्वाइट वैलिड है। उसके अंदर डालें, 15-20 मिनट रखें, 20 मिनट या 25 मिनट जो कंटेंट, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करें।
तो केमिकल वी शुड यूज द केमिकल, दैट केमिकल इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये लिख लिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड 10%। ये इंप्लीमेंट होगा ओटी के अंदर, आईसीयू के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, जहाँ जहाँ भी सक्शन बॉटल इस्तेमाल होती है उसको क्लोरस की जो है ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में एक क्लोरस की बॉटल जो है वो डिमांड कर ले, तो वो अपने डिपार्टमेंट में रखें। जो भी आपने फ्लूइड डिस्कार्ड करना है उसके अंदर पहले 10 ml उसके हिसाब से डाल के उसके बाद फिर उसको डिस्कार्ड करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, फार्मास्यूटिकल वेस्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। अब एक ये न्यू पॉलिसी है, एक छोटा सा जो है ना आपके पास ग्रीन बॉक्स होगा। अब ग्रीन बॉक्स को आपने बिल्कुल ऐसे काउंटर पे नहीं सजा के रख देना कि हर बंदा आके उसके अंदर किसी उसको छुपा के रखें नर्सिंग स्टेशन पे, किसी को ऊपर विजिबल ना हो, लेकिन उसको ये पता हो कि क्या चीज़ फेंकनी है। बाहर रखेंगे तो डॉक्टरों को 90% डॉक्टर यहाँ पे विजिटिंग होते हैं, नर्सेज भी पार्ट टाइम होती हैं, स्टाफ उनको पॉलिसी करनी, वो कहीं भी कोई चीज़ फेंक देते हैं। तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट को छुपा के रखना है। क्वेश्चन जब किसी सर्वेयर ने कह दिया कि जब कहाँ फेंकते वो हमारे पास है पॉलिसी, लेकिन उसको जनरल और उसके साथ साथ ना रखें। और मेडिकल वेस्ट और जनरल वेस्ट की बास्केट भी साथ साथ ना हो, थोड़े से डिस्टेंस पे हो, ताकि हर एक को पता हो कि हमने किस में क्या चीज़ फेंकनी है। अच्छा, इसकी कंटेंट जो है ना, चूँकि न्यू पॉलिसी इसमें डिटेल मैंने लिख दी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, जरा जोर से पढ़ो क्या क्या चीज़ें। दूसरे नंबर पर क्या है, कोई भी ग्लास बॉटल है, क्वेश्चन उनका यही होता है कि ग्लास बॉटल को कहाँ फेंकोगे, तो उसको अंदर फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर डाल दें। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो शॉर्ट बॉक्स था पहले उसको बहुत हम फिल होता था, अब ये कि पॉलिसी रिवाइज हुई है तो उसमें उसको कंप्लीट फिल करके भेज सकते हैं। ये किसने रिवाइज किया है? 3/4 फेल है, उसको 3/4 कर लो, 3/4 कर लो, उसको जो भी नाम ले लो, 3/4 ही है, पूरा कंप्लीट नहीं करना, कहीं भी नहीं है। 3/4 फेल है, उसके तो लाइन भी लगी होती है शॉर्ट बॉक्स के अंदर, से लाइन तक रखना है। और विजिट के दौरान आपने ये चेक करना है कि ओवरफ्लो ना कर रही हो, बाहर ना निकल रही हो सिरिंज वगैरह, ये चीज़ का ख्याल रखना है। ब्रोकन बॉटल को आप शॉर्ट बॉक्स में डालेंगे। कोई आप इनके पास जो होता है ना, कोई सेफ तरीके से एक मैंने इनकी किट पहले रखवाई थी, स्पेकुला होता है, हर वार्ड में काम करते हैं, फोर्सेप्स होगी, फोर्सेप्स से पीछे निकाल के शॉप में डालें, तो बाकी चीज़ें फिर वो जब टूट गई तो फिर शार्प हो गई। वो टूटा हुआ है ना, उसका एज वो शार्प में जाएगा। जो चीज़ आप समझ रहे हैं शार्प है, प्रोजेक्टेड है, वो शार्प में जाएगी। जो चीज़ वैसे नॉन ब्रोकन है, बॉटल्स हैं, वो उसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा, वन हैंड स्कूप मेथड ये इम्प्लीमेंट होता है ओटी के अंदर, या लेबॉर्ट्री के अंदर, जब वो चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर ब्लड एबीजी का सैंपल भेजते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उस वक्त होता है। तो उसका सिंपल तरीका है कि टेबल पे रखें उसका कैप, उसको यूं करके उठाएं और यूं क्लिप कर दें, जैसे आप जो है ना आप हाँ पहने के रखें, प्रैक्टिस करें। हाँ, आप हाथ ऐसे उठाएं और दूसरा हाथ नहीं लगाना, उसको जस्ट उसको क्लिक करें। आपने हाथ रखा, वन हैंड स्क्रू मेथड। तो राउंड के बाद किसी वक्त पूछ सकते हैं वन हैंड स्क्रू मेथड क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वेस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि वेस्ट वाले खुद उसको मैनेज करेंगे, किस तरह पैक करना है, नाम लिखना है, यूनिट का नाम लिखना है, उसके बाद उन्हें वजन करना है। तो ये आप लोगों का काम नहीं है, आपने सिर्फ इतना बताना है कि येलो वेस्ट वाले 3 शिफ्ट में आते हैं और वेस्ट ले जाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, आपकी कंपनी का क्या नाम है, वेस्ट वाली कंपनी जो है? ओके, जो भी कंपनी है आपको पता होना चाहिए। तो या जो इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है उसको पता चले, उनका कॉन्ट्रैक्ट की कापी आपके पास होनी चाहिए, वैलिड हो, और उसके अंदर फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट का भी लिखा हो और एनाटॉमिकल वेस्ट का भी लिखा हो, और अलग से पेपर उनका मिलेगा। अच्छा, एक ब्लड स्पिल किट है, वो मैंने पॉलिसी बनाई हुई है कि अभी आपके पास हैं 2 ब्लड स्पिल किट। एक तो होगी लेबॉर्ट्री के अंदर, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर उनका स्टैंडर्ड है, उनमें स्कोर करेंगे। एक है और हाउस कीपिंग या मेडिकल वेस्ट हाउस कीपिंग के पास होगा। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा, जो नर्सिंग सुपरवाइजर इंचार्ज होगा उसको कॉल करें, वो मेडिकल वेस्ट हैंडलर जो है उनको बताएंगे, वो आके क्लीन करेंगे और रजिस्टर पे एंटर करेंगे कि ये मेडिकल ये जो है ब्लड स्मेल है ये क्लीन हो गया। ठीक है, ये पॉलिसी है। लैब वाले करेंगे, ओटी वाले खुद करेंगे, लेबर वाले खुद करेंगे। बाकी जो यूनिट्स हैं उनके लिए जो है ना ये है कि सुपरवाइजर को कॉल करें, वो आएंगे किट लेके क्लीन करेंगे। अब किट का प्रोसीजर मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, उनको जो है ना उनको बता दूंगा, वेस्ट वालों को और लेबॉर्ट्री वालों को बता दूँ। उन्हें सिंपल ये होता है कि 2 कॉशन स्टैंड रखने हैं, गॉगल्स पहने हूँ, रबर शूज़ पहने हूँ, एप्रन पहना हो, और केमिकल डालेंगे, डिग्निटी शीट से उसके अंदर डालेंगे, और 20-25 मिनट का प्रोसेस है। नहीं, सिर्फ मेडिकल वेस्ट वाले जब जहाँ से भी कॉल आएगी, हर यूनिट में स्पिल नहीं काउंट होगा, उनके पास रजिस्टर होगा भी। उसमें एट द एंड ऑफ द मंथ वो स्टैटिस्टिक भी पूछेंगे कितने स्पिल हुए। जी, हाउस कीपिंग। नाउ द पॉलिसी इज चेंज, द लैब पीपल विल मेंटेन ओनली फॉर द लैब, but for other departments, for example surgical ICU, medical ICU, emergency, housekeeping department, they will call housekeeping department, you should clean it. After cleaning you should write the register, get sign of the medical waste handler and the unit nurse, and then keep in your
At the end of the month, the infection control people will come. How many incidents will you have? But sir, then when the time of incident, then they will, the PHC they are asking, okay, this incident that you done, so you are having the proof of this and what you did with this incident. That is a good question. अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि सलमान साहब, आपने पिछली दफ़ा मैंने एक इंसिडेंट फॉर्म दिया था जिसका नाम बताया था OVR, अकरेंस वेरिएंस रिपोर्ट। वो फॉर्म है कि नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्कोर में यहाँ नहीं करेंगे और स्कोर करेंगे किसी और स्टैंडर्ड में। हाँ कि आपके Then sir, this the question, if they will ask this question, the housekeeping unable to answer this question. That's why I'm coming to your answer to your question. Please sit down. ये OVR form हो, the housekeeping person will go to the site of cleaning, fill up the OVR form. It is written this is a blood spill, unit number this one, what time this one, the incident report. The nurse in charge will sign, your staff will sign, and you can keep in your record. So it should be written. The evidence will be the OVR form. OVR form should be prepared by the nursing, and you should keep the record. At the end of the month, your staff will produce that this is the evidence that we have cleaned this spill in this unit, in this unit, in this. It is clear? The evidence, sir, that the evidence will keep also, or they will keep? One place, housekeeping department. Housekeeping. The housekeeping department should keep the record of the spill, wherever you have done. And if it is zero, if there is a form, you can put it. Even no need for preparing the register. You just make the folder, put the OVR form. That's it. Okay, no need to register. No need for the register. If you have OVR form, just prepare the folder and put the OVR form. If there is no form in this month, you prepare January, February, March, April up to this month. January, just write no incident. February, no incident. In this month incident, put the OVR form. That's it. Thank you. The record should be with medical waste and for the other departments. The lab people, they should prepare their own record because it is the lab standard. They should know how to clean. They should keep the record. But the rest of the whole hospital, you should keep the record. In this case, in the spill, OT is not included, liver ward is not included. And now, yes, is it clear? Yes, sir. We'll go to another question. अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जी, अगर आपको नीडल प्रिक हो जाए तो आप क्या करेंगे? वॉश करेंगे जहाँ पे साइट होगी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर अब जेन में सबको ये होता है कि जी हाँ जी हाथ उसको क्लीन करेंगे। अगर प्रिक किसी थाई पे हो गया फिर भी हाथ धोना शुरू कर दें। लोगों को जेन में है ना जी पहले हाथ धोना, अभी हुआ है ना, तो अगर किसी थाई पे प्रिक हो गया तो फिर ये नहीं हाथ धोना, जस्ट साइट जहाँ पे साइट है, साइट ऑफ इंसेक्शन, वो उसको क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, बैंडेड लगाएंगे, जो भी उसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इन्फॉर्म योर इमीडिएट सुपरवाइजर। अब इमीडिएट सुपरवाइजर जो भी शिफ्ट इंचार्ज हो उसको आप बताना है ताकि आपको रिप्लेसमेंट मिल जाए कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो नर्स शायद असिस्ट कर रही है तो दूसरी नर्स जो है ना जाएगी, वो डॉक्टर के कहने पे नहीं जाएगी, वो जो नर्सिंग इंचार्ज है वो उसको बताएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है? इन्फॉर्म सीनियर। तीसरा पॉइंट, फिल अप द OVR फॉर्म। जैसे अभी डिस्कशन हुई है, एक सलमान साहब, अभी मैं एक OVR फॉर्म आपको शेयर कर दूंगा, आपने ग्रुप में डालना है। अब सब लोगों के कंप्यूटर में ये फॉर्म पड़ा हो, कहीं भी इंसिडेंट हो, सिर्फ नीडल ब्रेक नहीं है। क्वेश्चन ये होगा कि आपके इंसिडेंट रिपोर्ट कौन मेंटेन करता है? तो आपके जो हॉस्पिटल वाइड है वो तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट भी बना हुआ है आपका, एज इट इज़ कोई क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं है। क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जितने भी मिस हैप हैं, मिस हैप पॉलिसी भी बनाए। सेंट्रल एलिमेंट इज डिफरेंट, हाँ वो चीज़ डिफरेंट। जो मिस हैप है उसके अंदर कोई रॉन्ग मेडिसिन चली गई है, कोई नीडल ब्रेक हो गया है, कोई और कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, तो वो जो है ना वो मिस हैप रजिस्टर मांगेंगे, मिस हैप पॉलिसी मांगेंगे। नीडल ब्रेक इज पार्ट ऑफ दैट वन। तो वो तो शुक्र है मैं जब विजिट हमारे हॉस्पिटल में हुआ किसी ने नहीं बनाई हुई थी। हाँ, तो नीडल ब्रेक इंजरी, अब मैंने अपने नीडल ब्रेक इंजरी बताया, उन्होंने कहा जी नीडल ब्रेक इंजरी इज पार्ट ऑफ वन ऑफ मिस हैप। देयर आर सो मेनी मिस हैप इन द हॉस्पिटल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज देयर एनी पॉलिसी? तो मैंने उसी वक्त जनरल पॉलिसी बनाई, अगले दिन उनको पॉलिसी दिखाई, फिर उन्होंने स्कोर किया इस स्टैंडर्ड में 100%। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक मिस हैप, अदर दैन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टू द नर्सिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि नर्सिंग डिपार्टमेंट एक्टिव डिपार्टमेंट है, उसके बाद बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो एक दो इंसिडेंट्स अगर आपके जहन में है प्रीवियसली, उसकी एक OVR फॉर्म बनाए, उसके साथ रिकॉर्ड करें। तो ये मिस हैप पॉलिसी जो है ना, इट इज़ नॉट ओनली इन्फेक्शन कंट्रोल, इट इज़ हॉस्पिटल वाइड पॉलिसी। अच्छा, अब वो पहले कंप्लीट नहीं किया हमने। वॉश करें, इमीडिएट सुपरवाइजर को बताएं, OVR फॉर्म फिल करें, और चौथे नंबर पर है गो टू इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ है? ये अभी थोड़ा सा इशू है, अभी हमने फाइनल किया है। सलमान साहब बताएं आप कौन सी जगह है? अच्छा, ऐसे वर्किंग कर रहे हैं, आपको इंटीमेट हो जाएगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ पे है। अब हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो नर्स है वो उसी काउंटर पे बैठेंगी, उसी जगह बैठेंगी। अगर जो वर्किंग आवर है इन्फेक्शन कंट्रोल का, वो इन्फेक्शन कंट्रोल। अगर आफ्टरनून या नाइट में कोई इंसिडेंट्स होता है, जो नर्स इंचार्ज है उस यूनिट की, पूरे हॉस्पिटल की, एक होती है ना आपके पास नर्सिंग सुपरवाइजर, ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल
कि आपने OER फॉर्म उसके पास ले जाना है, उसने नेक्स्ट डे फिर इन्फेक्शन कंट्रोल को हैंड ओवर करना है। फिर आगे क्या क्या काम करना है, वैक्सीनेशन करनी है, इम्यूनिटी करनी है, टेस्ट करना है, ये फिर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डिसाइड करेगी। आपने 3-4 स्टेप याद रखने हैं, तो रिपीट करें लाउडली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, गो टू द इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। अगर खुदा न खासा चेहरे पे ब्लड चला गया, OT के अंदर ये इंसिडेंट्स होते हैं, या लेबर वार्ड में हो गए, कभी डिलीवरी हुई है, कभी अमनियाटिक फ्लूइड आ जाता है, उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने क्या करना है? फेस वॉश करना है। कितने मिनट? फॉर 15 मिनट्स। बट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर द सेम, कि सीनियर को इन्फॉर्म करना है, OVR फॉर्म करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल। OVR अकरेंस वेरिएंस रिपोर्ट, प्लीज नोट करें, अकरेंस वेरिएंस रिपोर्ट OVR। अब वो दूसरे हॉस्पिटल वालों ने इंसिडेंट रिपोर्ट लिख कोई कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने एक पूरे बैरिया के हॉस्पिटल में एक यूनिफॉर्म नाम दिया हुआ है, अकरेंस वेरिएंस रिपोर्ट। उसके अंदर लिस्ट दी हुई है कि कौन सा इंसिडेंट, नीडल ब्रेक है, कोई मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है, कोई मिस रॉन्ग पेशेंट है, वो सारे मिस दिए हुए हैं, तो उसको टेक करें। उसकी डिटेल जो नीडल ब्रेक है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के पास आ जाएगी, जो दूसरे इंसिडेंट है वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या नर्सिंग डिपार्टमेंट में चलेगी। अच्छा, अब हॉस्पिटल अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट, एक डिसइंफेक्टेंट का नाम अभी फाइनल कर लें। कौन सा हॉस्पिटल अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट जो हर जगह डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जो पेशेंट्स की जो ट्रॉलीज हैं, पेशेंट के बेड है, वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट? ये आपका OT का और CSSD की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं अभी थोड़ा सा बैठ के ना फाइनल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को कम्युनिकेट कर दूंगा। फिर उसी हिसाब से आपने पूरी हॉस्पिटल में एक डिसइंफेक्टेंट हो जो हॉस्पिटल वाइड है। भी आपने पेशेंट के बेड को कैसे क्लीन करना है, नर्सिंग स्टेशन को कैसे करना है, ट्रॉली को कैसे करना है, वो एक हॉस्पिटल वाइड होगी। वो अभी मैं रिव्यू करके फिर आपको फाइनल बताऊँ। चले, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ, फिर फाइनल आपको बताता हूँ कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट है। वो एक सर्कुलर से आप जो है ना, वो आप एक समान सा इशू करते हैं कि दिस इज हॉस्पिटल और उसकी ये डेल्यूशन है। वो हर डिपार्टमेंट में पूछते हैं, हर डिपार्टमेंट आप ये कैसे क्लीन करोगे जी, ये कैसे करोगे। फिर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, OT वाले तो अपना बताएंगे ना, वो CSSD वाले भी, एंडोस्कोपी वाले भी अपना बताएंगे, लेकिन एक हॉस्पिटल वाइड डिसइंफेक्टेंट है, वो एक जनरल सर्कुलर के साथ जाएगा, तो सबको वो पता होना चाहिए। ये तो हमने तो अल्फा गार्ड इस्तेमाल यूज़ किया हुआ है पूरे 2 बैरिया लाहौर के, तो ये करें। और बाकी सफारी का मुझे नहीं है कि क्या कर रहे हैं। और हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, वो अभी फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद इस पर अभी जो है ना कोई डिस्कशन नहीं होगी। अच्छा, एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? एसेप्टिक टेक्निक हर बंदे को पता होना चाहिए। ये अप्लाई होता है एक फ्लेबॉटमी से लेके बहुत बड़ी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी तक, सारे एसेप्टिक टेक्निक कर रहे हैं कि जरासीम से पाक। उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? हैंड हाइजीन, प्रॉपर PPE और एंड स्टेरिंग। अगर आपने इंजेक्शन लगाना है, फिर बताओ आपके हैंड हाइजीन क्या होगी? सिंपल अल्कोहल से स्क्रीन करें। अच्छा, आपके अप्रोप्रिएट PPE क्या होंगे? ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स होंगे। स्किन डिसइंफेक्टेंट क्या होगा? क्लोरहेक्सिडीन या अल्कोहल स्वाब है, जो भी आपने करना है, वेरी सिंपल। अगर आपने अपेंडेक्टमी करनी है, सर्जरी करनी है, उसमें हैंड हाइजीन क्या होगी? सर्जिकल स्क्रब। PPE क्या होगा? कंप्लीट अटायर। और स्किन डिसइंफेक्टेंट क्या होगा? पाउडर आउट सोल्यूशन। प्रिंसिपल इज द सेम, हैंड हाइजीन, PPE और स्किन डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल? एवरीवन। तो अब एवरीवन को पता भी होना चाहिए कि क्या पॉलिसी है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है। अब हर वक्त इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होती रिस्पॉन्सिबल, आपने खुद इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज बनाई गई है, नॉट फॉर द हुटा, नॉट फॉर PSC, इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप यू विल प्रोटेक्ट योर पेशेंट, यू विल बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, की वेंटी बैक बंडल्स। अच्छा, अब ये जो है ना, अब इन्फेक्शन कंट्रोल थोड़ी सी एडवांस हो गई है। अब हॉस्पिटल की इवेलुएशन अब शुरू हो गई है। सलमान साहब आपको बता रहा हूँ, हमने एक मीटिंग अटेंड की हुई है PHC की। उन्होंने हॉस्पिटल को, पूरे पंजाब के हॉस्पिटल को कैटेगराइज कर रहे हैं, A+, B+, 4 कैटेगरीज में। तो अब A में और A+ में आने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो ये बंडल प्रोग्राम है, ये इसको आना चाहिए। पहले बेसिक था ये, बाकी हॉस्पिटल में तो ये बेसिक ही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे अभी मैंने आज सुबह देखा कि हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा लेक्चर पहले दे चुका हूँ उस पर, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हो रहा है, वेरी गुड। तो सुबह किसी ने बताया कि नहीं हो रहा, दोनों हो रहे हैं। और काउटी भी इंक्लूड करें, ये 3 जो है ना इंक्लूड करें। जो तो अच्छी बात हो गई कि ICU में शुरू, कौन से ICU है? तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट इज़ नॉट अवेयर दैट यू आर डूइंग वेरी गुड पॉलिसी, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। ओके गुड। ये आप जो है ना इन्फेक्शन कंट्रोल, आपका नाम क्या है? शाहिदा और दूसरी का एंजल, ये दोनों मिलके आप ICU के पास जाएँ, इनकी पूरी पॉलिसी देखें। आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा हो गया। वहाँ से रिकॉर्ड लें, अपनी फाइल में लगाएं और उनको प्रेजेंट करें कि हमारे पास जो है ना जी वैप कॉटी क्लैप्सी जो है ना हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल ये होता है कि आप इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल की है। ये मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा सिर्फ ICU
और इन्फेक्शन कंट्रोल स्टाफ के साथ। सिंपली मैं क्विकली इसको पास ऑन करता हूँ कि जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो बेड इसको एलिवेट करते हैं ताकि पेशेंट की जो ब्रीदिंग हो, सिक्रीशन एक्सेल हो। दूसरे नंबर पर डेली सेडेशन है, डीबीटी प्रोफिलैक्सिस है, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफिलैक्सिस। ये 4 बंडल्स हैं, फॉर्म बना होगा, टिक टिक करते होंगे जो पेशेंट होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ उसको आपने उसको कैलकुलेट करना है कि बंडल कंप्लायंस रेट कितना है। इसी तरह जो है ना ये हो गया, बच्चों के अंदर है थोड़ा सा डिफरेंस है, बेड उसका 30 to 40 है, इसका थोड़ा सा कम होता है, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। अच्छा, की कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल लाइन हैंड हाइजीन, मैक्सिमम बैरियर प्रोटेक्शन, क्लोरहेक्सिन स्किन डिसइंफेक्टेंट और ऑप्टिमम साइट सिलेक्शन, ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। और 5वां नंबर डेली रिव्यू ऑफ नेसेसिटी ऑफ द, तो दिस इज मेनली रिलेटेड टू द आईसीयू और इन्फेक्शन कंट्रोल स्टाफ। रेट इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका नंबर ऑफ वेब इन्फेक्शन। अच्छा, आप आईसीयू का आ गया ना, आपने इन्फेक्शन रेट निकाले हुए हैं, कैलकुलेशन नहीं, मतलब पिछले साल, इस साल वेब के कितने हुए, क्लैप्स के कितने हुए, आपने अपने टीम में इनको इंक्लूड करना है। और पूरे जनवरी से लेकर अब तक लेबॉरेटरी से जाके पॉजिटिव कल्चर देखने हैं, उनमें से कोई वेब कॉर्टिकल एप्सी बनता है तो वो उसको ऐड करें। अच्छा, और दूसरा नंबर पर ये होता है कि एक सलमान साहब, मैं आपको जब डेटा रिव्यू करते हैं ना, अब ये होता है कि जनवरी से लेकर अब तक मैंने क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है, जीरो इन्फेक्शन से इरिटेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पता ही नहीं है या डेटा नहीं करा। कैसे हो सकता है कि अब यूजुअली होता है कि हमारे यहाँ बैरियर की प्रैक्टिस ये होती है कि जो डॉक्टर्स बैठते हैं वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में बिजनेस करते हैं। ओपीडी में पेशेंट आता है, वहाँ से लिख दिया प्राइवेट से, जो है ना उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में चेक किया, तो पेशेंट बार बार ही घूमता रहता है, इन्फेक्शन का हमें नहीं पता चलता। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन फिर भी आपने लैब से कोऑर्डिनेट करना है, उनको रिट्रीव करना है, कोई पॉजिटिव कल्चर दो, या सर्जन से आप डिस्कस करें, आईसीयू वाले डॉक्टर साहब तो आईसीयू के तो बहुत एक्सपर्ट है, उनसे पूछें कि हमारे उनकी कोई एक आध इन्फेक्शन ज़रूर हो, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई डेफिनेटली होगा, उसका रिट्रीव करें और डेटा उसके अंदर डाल दें ताकि उनको ट्रू डेटा जो है ना उनको रिफ्लेक्ट हो जाए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कि सर्जिकल साइट जो इन्फेक्शन का प्रिवेंशन प्लान में भी लिखना है, और कोई सर्जरी जो है ना यहाँ पे ये दिस इज ए सर्जिकल हॉस्पिटल मेरे हिसाब से, बहुत सारी सर्जरी, स्पेशलाइज कार्डियक सर्जरी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं और सिजेरियन बहुत सारे हो रहे हैं। तो की कंपोनेंट ऑफ द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, इसका प्रोसीजर ये है कि आपने SSI बंडल फॉर्म एक है, अब वो फॉर्म मैं आज ही इनको, आज तो नहीं कल भेज दूँगा, वो फॉर्म जो भी पेशेंट सर्जरी का OT में जाए, OT से जाने से पहले सर्जिकल नर्स उसके फाइल के अंदर ऐड कर दे। ये नर्सिंग डायरेक्टर से मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ, ये आपने सारी नर्सों को बता देना है कि जो भी पेशेंट सर्जिकल प्रिपेयर होता है उसके साथ फॉर्म बंडल लगा होना चाहिए। एक फॉर्म तो यूनिट वाले फिल करेंगे, हेयर रिमूवल भी हमने क्लिपर यूज़ किया है या इसकी ज़रूरत ही नहीं है लिख दें, या यूज़ किया तो क्लिपर रोटेट करें। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की पॉलिसी क्या है आपके हॉस्पिटल में, कौन करता है? हाँ, और जो आपकी होती है विंकोमाइसिन अगर किसी ने लगवाना है तो 2 आवर्स बिफोर 2 आवर्स, तो ये पॉलिसी है। अब क्योंकि आप OT में दे रहे हैं, ये एंटीबायोटिक OT में देंगे या बाहर से? सर ये देखो सर जी सर, जो सिजेरियन के केसेस होते हैं उनको वार्ड लगता है, बाकी ओटी के अंदर लगता है मोस्टली। तो सिजेरियन को आपने क्यों लगा कर दिया? सर वो लगा के देखते हैं, बाकी ओटी में लगते हैं सारे पेशेंट। उनकी कोई मसला नहीं, मसला सिर्फ ये है कि हमारा इंसिजन से पहले 60 मिनट के अंदर से, अब होता ये है कि सर्जन घर से टेलीफोन कर देते हैं पेशेंट शिफ्ट करो जी इसी सर्जरी में, और रास्ते में जो है ना वो बर्गर खाने बैठ जाता है, चाय पीने बैठ जाएगा, तो पेशेंट बस ये आपने इंश्योर करना है कि 60 मिनट्स बिफोर आपको एंटीबायोटिक, चाहे इधर हो चाहे, उनको कोई इतराज़ नहीं है कि आप OT में कर रहे हैं या। अब मसला सिर्फ ये होता है कि उस बंडल फॉर्म को टिक कौन करेगा, OT वाले करेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। अगर आपने गायनी की बनाई हुई है तो गायनी के सारे पेशेंट जो है ना जब जाएँ टिक किया हो, और उसके गायनी OB गायनी के अलावा अगर कोई सर्जरी है तो वो थिएटर वाले OT वाले टिक करके भेजें। नहीं, 60 मिनट बिफोर ही तो मेंटेन रखना है। नहीं, ये मेरी बात सुना जी, ये कन्फ्यूजन है कि ये नहीं कि 60 मिनट पूरे करने हैं, बिफोर इंसिजन देना है तो ठीक है दे दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि मिनिमम जो है ना 60 मिनट्स ड्यूरेशन, ज़्यादा ना हो बस, इससे पहले अगर ड्यूरेशन है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी आगे, अच्छा इसके सर्जिकल साइट प्रिवेंशन बंडल हेयर रिमूवल है, दूसरे नंबर पर क्या है एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्सिस है, तीसरे नंबर पर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मोथर्मिया, उसके लिए आपके पास होंगे चीज़ें, वहाँ ये भी आपने टेक करना है। और मेंटेनेंस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नॉर्मोथर्मिया, ये आप डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की ड्यूटी है, आपने सारी नर्सों को बता देना है कि जब पेशेंट OT से आए ये 3 कंपोनेंट पे टिक किया हुआ हो। सिर्फ चौथा जो है ना वो आपने पोस्ट ऑपरेटिव जहाँ पे पेशेंट होगा वो करेंगे। 48 आवर 2 टेस्ट उनके होंगे ग्लूकोज लेवल के, बस वो उसके साथ अटैच करना है, वो सर्जन रिव्यू करेंगे कितनी उसका शुगर लेवल आ रहा है तो वो उसके। तो ये 4 कंपोनेंट हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि सर्जिकल ये हो गया ना, इसको याद करने का तरीका है कैट। ये कैट की फिगर याद रहेगी, इसकी पिक्चर भी बना दें, सर्जरी से रिलेटेड जो भी है। तो कैट C का क्या मतलब है, क्लिपर यूज़ करना है,
और ए से एंटीबायोटिक्स, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, और टेम्परेचर नॉर्मोथर्मिया का रखें, ठीक है। और चौथा क्या है, शुगर कंट्रोल। ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं। क्योंकि सर्जिकल प्लान ओटी से पूछेंगे क्या है, हाउ यू प्रिवेंट सर्जिकल, वी अप्लाई दिस SSI प्रिवेंशन बंडल, क्या है डॉक्टर। नर्सिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, हाँ जी, आपका प्लान क्या है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन प्रिवेंशन का, बंडल क्या कंपोनेंट है डॉक्टर से बता देना। तो ये आपका SSI प्रिवेंशन प्लान है। तो हाँ, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब पेशेंट ओटी में जाए तो फॉर्म लगाओ और इस कंपोनेंट पे टिक किया हो, ये यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस अगर वार्ड में लगाया तो टिक करके भेजें, वार्ड में लगाया तो नहीं हुआ तो ओटी वाले टिक करें। नॉर्मोथर्मिया भी ओटी वाले करेंगे तो ओटी वाले टिक करेंगे। और एट द एंड ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव है वो यूनिट नर्स करेगी। एट द एंड जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है ना पेशेंट की फाइल में नहीं जाएगा, ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स डेली राउंड करेगी, उसमें से वो फॉर्म निकाल देगी। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो ये फॉर्म निकाल लेना है। एट द एंड ऑफ द मंथ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इसको लेके फिर इसका डेटा एनालिसिस करेंगे।